Okay. So, classical conditioning is a learning process in which a previously neutral stimulus becomes associated with another stimulus through repeated pairing with that stimulus. यानी कि ये एक ऐसा लर्निंग का प्रोसेस होता है जिसमें एक ऐसा स्टिमुलस जिसके लिए नॉर्मली एक रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, उसको एक ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है जिस पर रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, उसको बार बार पेयर किया जाता है सो दैट एक एसोसिएशन फॉर्म हो जाए। क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहले स्टडी करी थी आइवान पैवलोव ने। ठीक है, पैवलोव साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे जो डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डॉग्स को स्टडी कर रहे थे, एंड देन ही रियलाइज्ड कि यहाँ पर ये लर्न कर रहा है कैसे डॉग। ठीक है, तो फिर जो इन्होंने लर्निंग पे थ्योरी दी वो साइकोलॉजी में आज भी यूज होती है। ठीक है, सो ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन डॉग्स टू स्टडी देयर डाइजेशन। डॉग्स पर ये स्टडी कर रहे थे उनके डाइजेशन को समझने के लिए। ठीक है, इन्होंने नोटिस किया दैट डॉग स्टार्टेड secreting saliva as soon as they saw the empty plate। कि जैसे ही डॉग्स एक एम्प्टी प्लेट अपने सामने देखते हैं जिसमें खाना हो चाहे ना हो, वो सलाइवा सिक्रीट करने लगते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा प्लेट है तो खाना अभी मुझे डालेंगे ये लोग। ठीक है, सो पैवलोव डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन डिटेल। अब क्योंकि ये फिजियोलॉजिस्ट थे, डॉग्स की डाइजेशन को स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने इस डाइजेशन को, इस सलाइवेशन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। सो इन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से एक एक टर्म को याद करिएगा। अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसे हम यूसीएस भी बोलते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस। यूसीएस एक ऐसा स्टिमुलस होता है, इसे हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं। नेचुरल स्टिमुलस इसलिए क्योंकि एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो नेचुरली हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स को पैदा करेगा। जैसे कि अगर आपके सामने फूड दिया जाए तो हमारे मुंह में पानी ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, डॉग के सामने भी ऐसे अगर आप खाना रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो सलाइवेट करना शुरू करेगा। सो इस एक्सपेरिमेंट में यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस है हमारा फूड। ठीक है, फिर है एक न्यूट्रल स्टिमुलस, एनएस भी बोलते हैं इसे। न्यूट्रल स्टिमुलस है हमारा एक ऐसा स्टिमुलस जिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनड यानी जिसे कंडीशन करने की जरूरत नहीं है, जिसे सिखाने की जरूरत नहीं है। कंडीशनिंग यानी कि सिखाना। ठीक है, सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसे सिखाने की जरूरत नहीं है। आप डॉग के सामने फूड रखोगे, वो ऑटोमेटिकली सलाइवेट करेगा, आपको उसे सलाइवेट करना सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर सलाइवेशन, ऐसा सलाइवेशन जो फूड को देख करके हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि यूसीआर। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा है कि जब फूड रखा सामने यानी कि यूसीएस रखा, तो डॉग ने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यूसीआर दिया, उसने सलाइवेशन किया। और उसको जब न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि एक बेल बजाई गई, तो ऑब्वियसली बेल के लिए वो क्यों रिस्पॉन्स करेगा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। इसके बाद हमारा इसका सेकेंड फेज आता है। ठीक है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या किया गया कि बेल बजाई और खाना दिया, डॉग ने खाने को देख के सलाइवेट किया। अगली बार फिर से जब फूड दिया, खाना दिया, तो उससे जस्ट 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले एक बेल बजा दी गई, फिर खाना दिया और बेल बजा दी गई। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि बेल और खाना, ये दोनों चीजें पेयर हो रही हैं। ठीक है, दोनों को साथ साथ दिया जा रहा है, दोनों चीजें पेयर हो गई। अब फूड पर
हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आता है, यानी कि सलाइवेशन। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि आप जैसे ही बेल बजाओगे डॉग सलाइवेट करना शुरू कर देगा, चाहे आपने खाना रखा हो चाहे ना रखा हो, द डॉग विल स्टार्ट सलाइवेटिंग because now the dog has been conditioned to salivate on the bell because the dog expects कि अच्छा बेल बजी है तो अब खाना मिलेगा, इसलिए डॉग ने अब लर्न कर लिया है कि बेल बजते ही खाना मिलेगा, तो आई विल सलाइवेट। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी सलाइवेट करना शुरू कर देती है। यहां पर हमारा बेल जो था न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगा, यानी कि लर्नड स्टिमुलस बन जाएगा, ऐसा स्टिमुलस जो एक रिस्पॉन्स को ला रहा है। पहले बेल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था, आफ्टर कंडीशनिंग यही न्यूट्रल स्टिमुलस हमारा कंडीशन स्टिमुलस CS बन जाता है। ठीक है, एंड यहां पर इस बेल को सुनकर अगर डॉग सलाइवेट कर रहा है तो ये हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि CR बन जाएगा। कंडीशनड रिस्पॉन्स इज सलाइवेशन अपॉन लिसनिंग टू द साउंड ऑफ बेल। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि UCR और CR में क्या फर्क है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी सलाइवेशन है और कंडीशनड रिस्पॉन्स भी सलाइवेशन है, लेकिन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वाला सलाइवेशन वो है जो खाना देख करके हो रहा है, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस पर हो रहा है, लेकिन कंडीशनड रिस्पॉन्स वो है जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस पर होने लगे, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वाला सलाइवेशन वो है जो बेल की आवाज से होता है। ठीक, फिर से रिवाइज करते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहला है न्यूट्रल स्टिमुलस, नोट डाउन करिए, न्यूट्रल स्टिमुलस NS, साउंड ऑफ बेल बिफोर कंडीशनिंग। Next that we have is UCS, unconditioned stimulus. Then third हमारे UR, unconditioned response, salivation, unconditioned response क्या है? Salivation on seeing the food, UCR। इसके बाद हमारा आता है CS, साउंड ऑफ द बेल। क्या है CS हमारा? साउंड ऑफ द बेल आफ्टर कंडीशनिंग। न्यूट्रल स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस में क्या डिफरेंस है? न्यूट्रल स्टिमुलस है साउंड ऑफ बेल बिफोर कंडीशनिंग, एंड CS कंडीशन स्टिमुलस है साउंड ऑफ बेल आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है, देन लास्ट टर्म फिफ्थ हमारे पास है CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स, सलाइवेशन अपॉन लिसनिंग टू द साउंड ऑफ बेल। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 इंपॉर्टेंट चीजें, न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। ऐसी कंडीशनिंग को हम SR, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग नहीं कहते हैं, इसको हम SS कंडीशनिंग कहते हैं, स्टिमुलस स्टिमुलस कंडीशनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से पेयर कर रहे हो, यहाँ पर आप स्टिमुलस को रिस्पॉन्स से पेयर नहीं कर रहे हो, आप स्टिमुलस को स्टिमुलस से पेयर कर रहे हो। एक स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? बेल की साउंड, और दूसरा स्टिमुलस क्या है? फूड। आपने दोनों को साथ में दिया, यानी कि आपने दोनों को पेयर कर दिया। Hence, one stimulus signifies the possible occurrence of another stimulus. तो क्या हो रहा है? एक पहला स्टिमुलस क्यों बन रहा है दूसरे स्टिमुलस के लिए, और दूसरा स्टिमुलस ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर एलिसिट करता है। सो यहाँ पर बेल एक मतलब डॉग को सिग्निफाई कर रहा है कि अब खाना आएगा। ठीक है, उसकी पॉसिबल अकरेंस को सिग्निफाई कर रहा है। Now, classical conditioning can be seen in everyday life. आप बहुत सारी चीज में बहुत सारी अपनी लाइफ की डेली लाइफ की चीजों में कंडीशन
सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग को देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द वे वी क्लोज आवर बुक्स आफ्टर द बेल रिंग्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड. नेक्स्ट पीरियड के लिए जब बेल बजती है तो हम अपनी बुक्स बंद कर देते हैं और नेक्स्ट पीरियड जो भी होता है उसकी बुक्स खोल लेते हैं. ठीक है, या अगर रिसेस की बेल है तो बुक्स बंद करके अपना टिफिन बॉक्स निकाल लेते हैं. Another example is, see, this is a good example. Before conditioning, टीचर ने बोला, क्लास को इंस्ट्रक्ट किया कि क्वाइट हो जाओ. ठीक है, बच्चे शांत हो गए, लेकिन टीचर ने 3 बार क्लैप किया. द किड्स विल नॉट गेट क्वाइट, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्लैप करने पे शांत होना है. ऑब्वियसली क्लैप करने पे कोई क्यों शांत होगा. ठीक है, सो टीचर ने क्लैप किया, बच्चे शांत नहीं हुए. ड्यूरिंग कंडीशनिंग, टीचर ने 3 बार क्लैप किया और बोला क्वाइट डाउन. ये चीज काफी बार करनी पड़ी होगी. 3 बार क्लैप एंड देन से क्वाइट डाउन, 3 बार क्लैप क्वाइट डाउन, एंड बच्चे क्वाइट डाउन सुन के शांत हो गए. आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि अब टीचर सिर्फ 3 बार क्लैप कर रही है, उसे क्वाइट डाउन बोलने की जरूरत नहीं है. 3 बार क्लैप करके ही बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये सिग्निफिकेशन मिल गया कि अब टीचर बोले कि क्वाइट डाउन, यानी कि ये 3 बार क्लैप एक सिग्नल है कि हमें शांत होना है, तो बच्चे शांत हो गए. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. Any questions related to classical conditioning अभी तक? Okay. Now the determinants of classical conditioning. The quality of acquisition of any response depends on several factors. यानी कि आप कोई भी ये जो acquisition है कि कितनी जल्दी लर्नर सीख जाएगा न्यूट्रल स्टिमुलस पे भी रिस्पॉन्स करना. ठीक है, कितनी जल्दी एक्विजिशन होगा और कितने स्ट्रांगली होगा, ये काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है, पहला फैक्टर है टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलस. यानी कि जो अगर बेल और फूड की बात करूं, दोनों स्टिमुलस है हमारे. ठीक है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है. तो बेल और फूड दोनों के बीच में कितना टाइम है. क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी डन इन 4 ways. अब ये जो टाइम रिलेशंस हैं इसके बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग 4 तरह से करी जा सकती है. इन 4 में से 3 फॉरवर्ड कंडीशनिंग है और एक बैकवर्ड कंडीशनिंग है. फॉरवर्ड कंडीशनिंग का मतलब ये है कि बेल को फूड से पहले दिया जाएगा, और बैकवर्ड कंडीशनिंग का मतलब है कि बेल फूड के बाद दी जाएगी. ठीक है, कि आपने पहले फूड दिया उसके बाद बेल बजाई. और फॉरवर्ड कंडीशनिंग का मतलब है कि बेल विल बी गिवन बिफोर फूड इज प्रेजेंटेड. ठीक है, तो हमारा पहला वो है सबसे पहला टाइप का टाइम रिलेशन है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग. साइमल्टेनियस कंडीशनिंग का मतलब है कि आपने कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, और यू कैन ऑल्सो से कंडीशन स्टिमुलस को आप न्यूट्रल स्टिमुलस भी बोल सकते हो, बेल और फूड दोनों सेम टाइम पर दिया है. ठीक है, जब हम बेल और फूड दोनों सेम टाइम पे दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग. देन वी हैव डिलेड कंडीशनिंग. इसको फॉरवर्ड डिलेड कंडीशनिंग भी बोलते हैं या डिलेड कंडीशनिंग, दोनों नाम से बोलते हैं. CS यहां पर क्या है, CS इज गिवन वेरी ब्रीफली बिफोर US. यानी कि आपने बेल बजाई, बेल बजाना अभी खत्म नहीं हुआ है. मान लो आपने 10 सेकेंड्स की बेल बजाई है. ठीक है, 7th सेकेंड पर जब बेल बज रही है तब आपने खाना दे दिया. ठीक है, दिस इज डिलेड कंडीशनिंग. सो बेल बजाई, जब बेल बज रही है तभी आपने खाना दे दिया और उसके बाद बेल बंद हो गई. देन वी हैव फॉरवर्ड ट्रेस कंडीशनिंग. फॉरवर्ड ट्रेस कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि आपने बेल बजा दी
उसके थोड़ी देर बाद 15-20 सेकेंड बाद आपने खाना दिया। देन वी हैव बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है कि पहले आपने फूड दिया है, उसके बाद आपने खाना दिया है। सो अगर आप इसको देखो, यू कैन सी दैट यूएस का ये जो कर्व है, ये कर्व शो कर रहा है कि ये चीज प्रेजेंट करी गई है। सो यूएस का कर्व टाइम के हिसाब से पहले आ रहा है और सीएस का कर्व टाइम के हिसाब से बाद में आ रहा है। ओके, सो हमारे सॉरी these three simultaneous, forward delayed and forward trace, these three are forward conditionings, and the fourth one, backward conditioning, is backward. Now a lot of research upon classical conditioning says that delayed conditioning has been found to be the effective way of acquisition of any response. यानी कि ये जो डिलेड कंडीशनिंग है, जिसमें आपने बेल बजाई और बेल बजते बजते टाइम थोड़ी देर बाद आपने खाना दे दिया और उसके बाद बेल बजाना बंद किया, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे होता है रिस्पॉन्स को लर्न करने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जल्दी इससे आपका रिस्पॉन्स लर्न हो जाता है, सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली। Both simultaneous and trace conditioning do lead to an accusation, but the number of trials needed is more than that of delayed conditioning. यानी कि साइमल्टेनियस और ट्रेस कंडीशनिंग दोनों से एक्विजिशन होता तो है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स डिलेड कंडीशनिंग की कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा चाहिए होते हैं, थोड़े से ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपका डिलेड कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स 10 ट्रायल में लर्न हो गया है, तो साइमल्टेनियस और ट्रेस में 12 या 15 बार में होगा। ठीक है, सो एक्विजिशन होता है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स थोड़े ज्यादा करने पड़ते हैं। In backward conditioning, the acquisition of any response is very rare. Backward conditioning से शायद ही कुछ लर्निंग हो पाती है, बहुत कम होती है, क्योंकि आपने पहले ही चीज प्रेजेंट कर दी। ठीक है, अगर मैं आपको पहले ही चॉकलेट दे दूं और बोलूं कि अच्छा अब होमवर्क, अब चॉकलेट मिल गई, अब होमवर्क कर लेना, तो आप नहीं करोगे। बट अगर मैं ये बोलूंगी होमवर्क करो, उसके बाद चॉकलेट दोगी, तो वो चॉकलेट के मोटिवेशन के चक्कर में बच्चा होमवर्क कर लेगा। ठीक है, सो ये थे हमारे टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलस। नाउ वी हैव द सेकंड फैक्टर इज टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। यानी कि आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि बेल जो है, अगर बेल है तो वो किस टाइप का है, सॉरी नॉट बेल, द फूड, फूड है तो वो ब्रेड है या मीट है, किस टाइप का आपका स्टिमुलस है। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस या तो एपिटेटिव होता है या अवर्जिव हो सकता है। एपिटेटिव स्टिमुलस ऐसा होता है जो अप्रोच रिस्पॉन्सेस को एलिसिट करता है और उससे हमें सेटिस्फैक्शन या प्लेजर मिलता है। यानी कि ऐसे रिस्पॉन्सेस जिससे हम कोई चीज करते हैं, ठीक है, वी डू समथिंग और हमें वो करके सेटिस्फैक्शन या प्लेजर मिलता है। जैसे कि डॉग ने सलाइवेट करा, सेटिस्फैक्शन क्या मिला कि सलाइवेशन करा, खाना मिल गया, प्लेजर मिला। सो दिस इज एन एपिटेटिव UCS. Some examples are drinking, eating, etc. On the other hand, aversive UCS elicits avoidance responses and gives pain or harm. Aversive UCS ऐसा होता है जिसकी वजह से हम कोई बिहेवियर करना अवॉइड करते हैं, यानी कि वो हम बिहेवियर नहीं करेंगे। कंडीशनिंग क्या हो रही है, नॉट टू डू दिस पर्टिकुलर बिहेवियर। एपिटेटिव में आपकी लर्निंग क्या होती है, टू डू अ पर्टिकुलर बिहेवियर। अवर्जिव में आपकी लर्निंग होती है नॉट टू डू अ पर्टिकुलर बिहेवियर। और अगर आपने बिहेवियर कर दिया, मतलब यू आर, एवर्जिव में क्या है, यू आर नॉट सपोज टू डू अ बिहेवियर, बट अगर आपने कर दिया तो इट गिव्स यू पेन और हार्म। सम एग्जांपल्स आर बिटर टेस्ट, अ वेरी माइल्ड करंट, सम नॉइज, एक्सेट्रा। ठीक है, researchers have shown that acquisition of responses by aversive UCS is strong and require less number of trials as compared to appetitive stimulus. यानी कि ऐसा स्टिमुलस जो अवर्जिव है,
इससे ये इससे जो आप रिस्पॉन्स लर्न करते हो कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत कम ट्रायल्स में हो जाती है। ठीक है। सो मान लो अगर डॉग को फूड के साथ में करंट दिया जा रहा होता, कि वो सलाइवेट कर रहा है, उसे करंट दिया जा रहा होता, तो वो सलाइवेट करना बंद कर देता। ठीक है। अपॉन सीइंग द फूड, क्योंकि उसे पता चल जाता कि फूड आ रहा है तो मतलब अब करंट भी आएगा। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वो इस चीज को लर्न करेगा और बहुत जल्दी कम ट्रायल्स में लर्न कर लेगा। ठीक है। द थर्ड फैक्टर इज इंटेंसिटी ऑफ सीएस, कि आपके सीएस कंडीशन स्टिमुलस जैसे कि बेल वगैरह है, उसकी क्या इंटेंसिटी है। Studies have shown that the more intense CS is, the more accelerated the acquisition of CR would be. यानी कि आपका CS जितना ज्यादा इंटेंस होगा, उसकी इंटेंसिटी, अगर हम बेल की बात करें तो इंटेंसिटी का मतलब हो गया साउंड। ठीक है। साउंड कितनी तेज है, वॉल्यूम कितनी तेज है। सो जितनी ज्यादा आपका CS इंटेंस होगा, उतनी जल्दी एक्विजिशन आपका होगा। This means that the more intense the conditioned stimulus, the fewer are the number of acquisition trials needed for conditioning. यानी कि आपका CS जितना intense होगा, उतने कम trials में acquisition हो जाएगा। ठीक है। These were the various determinants of classical conditioning. Now we have principles of classical conditioning, but first tell me determinants of classical conditioning में कोई questions हैं? No, ma'am. Okay. Now, in principles of classical conditioning, we have mainly 5 principles: acquisition, stimulus generalization, stimulus discrimination, extinction, and spontaneous recovery. Just a second. Okay. हाँ जी। तो एक्विजिशन का प्रिंसिपल हमें समझ आ गया कि एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से पेयर किया जा रहा है तो एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिस इज एक्विजिशन, अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। नाउ हु कैन टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन? जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनको पता होगा। प्लीज आंसर, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है? मैम इसमें जनरलाइज हो जाता है, जैसे जो भी स्टिमुलस होता है उसके सिमिलर कोई भी स्टिमुलस होता है तो फिर रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स करेगा लर्नर। और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन फिर क्या होता है? मैम ये नहीं पता। ठीक है। सो स्टिमुलस जनरलाइजेशन का रूल ये होता है कि ऐसा स्टिमुलस जो सिमिलर होता है पुराने स्टिमुलस से, हम जो लर्नर है वो उस पर भी रिस्पॉन्ड करेगा। राइट। सो अगर बेल की जगह मान लो पहले डॉग को आपने ये विसिल वाली बेल रिंग दी थी, उसके बाद सेकेंड टाइम आपने डोरबेल वाली बेल दी, तो डॉग डोरबेल वाली बेल पे भी रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि वो बेल पे तो कर रहा है लेकिन लाइट पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है। आपने अभी भी फूड के मतलब आप अब तक पेयरिंग करवा रहे थे बेल की और फूड की। अब आपने सडनली, डॉग ने सीख लिया बेल पर रिस्पॉन्ड करना, अब आपने सडनली बेल की जगह एक लाइट दे दी रेड कलर की, डॉग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है। ये होता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक। देन वी हैव एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है कि जब एक बहुत लंबे टाइम तक आपने नहीं दिया है डॉग को फूड आफ्टर द बेल, तो धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर है कि वो सलाइवेट करेगा ऑन दी साउंड ऑफ बेल, वो उसका बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो ये बिहेवियर करना भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस वजह से वो सलाइवेट कर रहा था बेल की साउंड पर कि अच्छा बेल बजी है तो मतलब अभी खाना मिलेगा, वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है।
सो मेन तो सलाइवेशन खाने के लिए था ना, वो बेल के लिए तो नहीं था। बेल तो सिर्फ एक सिग्नल था कि खाना मिलेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे डॉग सलाइवेट करना बंद कर देगा। दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन। बिहेवियर आपका एक्सटिंक्ट हो जाता है। देन वी हैव स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जस्ट अ सेकेंड। दिस इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो वो ये बोल रहे हैं कि मान लो सीएस और यूएस के बीच में, यानी कि फूड और बेल के बीच में एक्विजिशन हो चुका है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ठीक है, पीक पे पहुंच चुका है बिल्कुल। अब सडनली आपने देना बंद कर दिया, ठीक है, आपने बेल के बाद फूड देना बंद कर दिया, तो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट होने लगा। धीरे 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 डॉग ने बिहेवियर करना बंद कर दिया, सलाइवेशन करना बंद कर दिया। अब आपने मान लो 10-15 दिन का गैप दे दिया बीच में, फिर आपने सडनली बेल बजाई और आपने फूड दिया, तो अब क्या होगा, जो लर्न करने की वापस से सलाइवेशन की स्ट्रेंथ होगी वो बिल्कुल नीचे से नहीं स्टार्ट होगी, वो काफी ऊपर से स्टार्ट होगी, विच मीन्स कि बहुत जल्दी से वो क्विकली डॉग बहुत क्विकली लर्न कर लेगा वापस सलाइवेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि कोई बिहेवियर जो आपने पहले लर्न किया था फिर वो एक्सटिंक्ट हो गया, अब वापस से जब आपको फिर से वो चीज दी जा रही है तो आप उसको जल्दी लर्न कर लेते हो। इसका एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग का नहीं लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी का एग्जांपल है वो। जैसे मान लो आपने नया नया कार चलाना सीखा हो, ठीक है, मान लो आपको 1 मंथ लगा कार चलाना सीखने में, देन सडनली बहुत साल निकल गए और आपने कार नहीं चलाई, आप भूल गए अब कार चलाना, आपको नहीं याद। लेकिन इस बार जब आपको फिर से कार चलाना सिखाया जाएगा तो आप 1 महीने की जगह 5 या 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में लर्न कर लोगे, क्योंकि आपको पहले आता था फिर आप भूल गए बीच में, लेकिन आपने वापस से फिर से जब चलाना शुरू किया तो आपको थोड़ा जल्दी रिकवरी हो गई। दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं? एनी क्वेश्चंस? नो मैम। तो आपके साइड से साउंड आ रही थी, वो माइक ऑन था इसलिए मुझे लगा। ओके। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने पढ़ा था एक एपिटेटिव होता है, एक एवर्सिव होता है, राइट। सो एपिटेटिव का तो हमने एग्जांपल देख लिया, बेल और फूड। अब हमारे पास एक एवर्सिव का एग्जांपल है, इसमें वॉटसन ने स्टडी करी थी। वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग को ही पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एपिटेटिव की जगह अवर्सिव स्टिमुलस यूज किया था। हमने क्या पढ़ा था कि अवर्सिव बहुत तरह का हो सकता है, जैसे बिटर टेस्ट, करंट, बहुत तेज नॉइज। सो यहाँ पर बहुत तेज नॉइज का यूज किया गया है, ठीक है। In the early 1900s, John B. Watson carried out a controversial classical conditioning experiment on an infant boy called Little Albert. यानी कि 1900s की बिल्कुल स्टार्टिंग में वॉटसन ने ये एक्सपेरिमेंट करा था क्लासिकल कंडीशनिंग का, एक बहुत छोटे से बच्चे पर, एक इन्फेंट पर, एक न्यू बॉर्न बेबी पर, जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट। लेकिन इनका ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल था। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। क्यों क्रिटिसाइज किया था, दैट वी विल डिस्कस अभी। Watson was interested in examining the effects of conditioning on the fear responses in humans, and he introduced little Albert to a number of items such as a white rat, a bunny and a dog, ठीक है। सो वॉटसन ये जानना चाहता था कि कंडीशनिंग के इफेक्ट्स क्या हमारे फियर रिस्पॉन्स पर भी होते हैं, यानी कि जो हमें डर लगता है, ये डर के बाद जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि आपको किसी चीज से डर लगता है अगर, तो आप क्या करोगे, या तो आप रोने लगोगे या आप वहां से भाग जाओगे, या जिस चीज से डर लगता है उससे लड़ने लगोगे। देयर इज अ रिस्पॉन्स दैट वी डू टू फियर, ठीक है। एक बहुत छोटा बच्चा है तो उसका फियर के लिए एक ही रिस्पॉन्स होता है कि वो रोता है, ठीक है। सो इस फियर रिस्पॉन्स को समझने के लिए, कंडीशनिंग के इफेक्ट्स इस फियर रिस्पॉन्स पे समझने के लिए वॉटसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया, लिटिल एल्बर्ट को बहुत सारे
आइटम्स दिखाए, जैसे कि वाइट कलर का चूहा हो गया, ठीक है, एक बनी है, एक डॉग है, एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसी चीजों से इंट्रोड्यूस कराया छोटे से एक बच्चे को। इंट्रोड्यूस कैसे, उसके सामने रखी तो फिर उसने लर्न कर लिया होगा, मतलब वो फेमिलियर हो गया इन चीजों से। Eventually, Albert was ओके, सो क्या हुआ, यहाँ पर व्हाइट रैट्स हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है। क्यों न्यूट्रल स्टिमुलस है? क्योंकि बच्चा उसे देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो नहीं डर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा यूसीएस क्या है, बहुत तेज नॉइज, यानी कि किसी एक बड़े से बर्तन पे बहुत तेजी से हथौड़ा मारा, बहुत तेज नॉइज हुई, इस नॉइज को सुन के बच्चा डर गया और वो रोने लगा। तो यहाँ पर हमारा यूसीएस क्या हो गया, लाउड नॉइज, और यूसीआर क्या हो गया, फियर, बच्चे का डरना, रोना। अब उसने क्या किया, वॉटसन ने, कि बच्चे को एक बहुत लाउड सी नॉइज दी और चूहा दिखाया, मतलब चूहा और लाउड नॉइज दोनों चीजें साथ में किया। तो अब क्या हुआ, बच्चा रोने लगा फिर से लाउड नॉइज सुनकर। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि अब जब भी वो इस वाइट रैट को देखेगा, ठीक है, तब भी बच्चा रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि लाउड नॉइज उसके लिए एक फियर का स्टिमुलस थी, और अब वो पेयर होकर के व्हाइट रैट से भी डरने लगा है। सो व्हाइट रैट हमारा अब क्या हो गया, सीएस, और व्हाइट रैट को देख करके रोना, सफेद चूहे को देख करके रोना इज द कंडीशन रिस्पॉन्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि रैट के बाद अब ये जो छोटा सा बच्चा था, है तो बहुत छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, एल्बर्ट जो था वो और फरी आइटम्स, वाइट कलर की चीजें, बहुत सारी फरी आइटम्स को देखकर, फर यानी कि फर वाली चीजें देख करके भी डरने लगा था, जैसे कि रैबिट है, सांता क्लॉज का मास्क है, इन चीजों को देख करके भी वो डरने लगा था, बिकॉज इट वॉज अ न्यू बॉर्न बेबी। What considered it was this experiment was considered unethical by the ethical standards set forth by American Psychological Association, APA के अकॉर्डिंग ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ही अनएथिकल था, इसीलिए क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको आप फियर रिस्पॉन्स एलिसिट करा रहे हो। वी डोंट नो कि जिंदगी भर इस चीज का, इस एक्सपेरिमेंट का उस पर क्या असर होगा। हो सकता है वो जिंदगी भर व्हाइट रैट, रैबिट, सांता क्लॉज इन चीजों से डरता रहे, और इतना ज्यादा डरने लगे कि उसकी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में इश्यूज आने लगे। इसीलिए दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंसिडर्ड एथिकली रॉन्ग, एंड इसीलिए ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था वॉटसन को because of this particular experiment. Now we have operant conditioning. So any questions regarding classical conditioning? No, ma'am. Okay. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, एंड इट इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर। ये ऐसा लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू हम लर्न करना सीखते हैं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट B.F. स्किनर ने दिया था, ठीक है। नाउ व्हाट इज एन ऑपरेंट? Operant is an active behavior that operates upon the environment to generate consequences. Operant ऐसा एक active behavior है जो environment में consequences create करता है। This was influenced by the work of psychologist Edward Thorndike, who had proposed what he called the law of effect. Law of effect में क्या बोला था उन्होंने कि ऐसे responses जिन पर reward मिलता है वो हम learn कर लेते हैं, वो behaviors dominate करते हैं upon other behaviors। ये law of effect थी।
सो इसी के बेस पर ऑपरेंट कंडीशनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था. Operant conditioning says that actions that are followed by desirable responses, ऐसे actions जिनके बाद हमें desirable outcome मिलता है, वो हम फिर से ऐसे actions को हम फिर से repeat करते हैं, और ऐसे जिनके बाद हमें undesirable outcome मिलता है उनको हम repeat नहीं करते. So for example, अगर आप क्लास में एक बहुत फनी सी स्टोरी बताओ और सब लोग हंसें, तो आप अगली बार भी क्लास में जब भी कोई फ्री पीरियड होगा तो आप अपनी फनी स्टोरी सुनाने की कोशिश करोगे. ठीक है. अगर आपने क्लास में अपना हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछा है एंड आपकी टीचर ने प्रेज किया कि दिस वाज अ पोलाइट बिहेवियर कि आपने हाथ ऊपर करके क्वेश्चन पूछा, तो आप अगली बार भी क्वेश्चन पूछने से पहले या कोई कमेंट देने से पहले अपना हाथ उठाओगे. क्यों? क्योंकि आपका ये जो बिहेवियर है इसके बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिला, एक डिजायर्ड आउटकम मिला. ठीक है, एक रिवॉर्ड मिला, आपकी तारीफ हुई, या जब आपने जोक सुनाया था तब सब लोग हंसे थे, सबने अप्रिशिएट किया था आपके जोक को, तो अच्छा हुआ. ठीक है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आपने लर्न कर लिया. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको मतलब फनी स्टोरी सुनाने पर सब आपका मजाक उड़ाते कि इतना बेकार जोक सुनाता है, ये वो उल्टा सीधा बोलते, बुली करते, या मतलब अगर आपने हाथ उठाया होता और टीचर ने आपको डांट दिया होता कि बीच में मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं पसंद है, ये वो वगैरह वगैरह डांट दिया होता, तो आप अगली बार शायद हैंड रेज नहीं करते क्वेश्चन पूछने के लिए, ना ही कोई फनी स्टोरी सुनाते. अब अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए स्किनर ने एक डिवाइस क्रिएट करी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर, या फिर इसको स्किनर बॉक्स भी बोलते हैं. ये एक एनक्लोज्ड अपैरेटस है जिसमें एक बार या की होती है जिसको एनिमल, जो भी अंदर एनिमल है, वो प्रेस कर सकता है. जैसे ही वो उसको प्रेस करेगा उसको फूड या वाटर ऐसा कोई रीइंफोर्समेंट मिलेगा. ठीक है. ये जो चेम्बर था ये एक बहुत छोटे एनिमल के लिए था जिसमें आप एक रैट या एक पिजन जैसी चीजों को रख सकते हो, और इसमें एक बार या की जैसी थी जिसको प्रेस करके एनिमल को रिवॉर्ड मिल जाता है. In this study, the pressing of liver is the operand and the getting of food is the consequence. So study में क्या है, जैसे ही आपने लिवर प्रेस किया आपको फूड मिला. तो लिवर दबाने का, लिवर प्रेस करने का जो प्रोसेस है, जो बिहेवियर है, वो हमारा ऑपरेंट है, और फूड मिलना कॉन्सिक्वेंस है. ये आपके लिए मतलब योर, यहाँ पर बी और सी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस. ठीक है. सो बिहेवियर इज प्रेसिंग द लिवर एंड कॉन्सिक्वेंस इज गेटिंग द फूड. Because the response is instrumental in nature, this conditioning is also known as instrumental conditioning. So ये जो response है, ये instrumental का मतलब है something materialistic. ठीक है, something that gives you happiness. So क्योंकि ये जो response है ये instrumental है nature में, तो इसलिए हम इसको instrumental conditioning भी बोलते हैं. Like classical conditioning, operant conditioning can also be found in our daily life. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने पोलाइटली प्लीज बोल करके बिस्किट मांगा और आपको बिस्किट मिल गया. सो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो यू विल से प्लीज बिफोर यू आस्क फॉर अ बिस्किट. आप ऐसे नहीं बोलोगे बिस्किट दे दो, आप क्या बोलोगे, प्लीज बिस्किट दे दो. ठीक है. सो बीइंग पोलाइट इज द बिहेवियर दैट यू विल लर्न. नाउ वी हैव determinants of operant conditioning. Let me check. Okay, we will discuss only the first determinant of operant conditioning today. उसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा. ठीक है, हमें बीच में छोड़ना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई वी विल डिस्कस द फर्स्ट डिटर्मिनेंट टुडे. Operant or instrumental conditioning is a form of learning in which behavior is learned, maintained or changed through its consequences. यानी कि ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ऐसी कंडीशनिंग है जिसमें हम अपना बिहेवियर लर्न करते हैं और मेंटेन करते हैं, यानी कि उस लर्न बिहेवियर को करते रहते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कि हमें उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है. अब रीइंफोर्सर क्या है? रीइंफोर्सर कोई भी ऐसा स्टिमुलस या इवेंट है जो एक रिस्पॉन्स के
अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसमें कंफ्यूज मत होना। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं होता है कुछ अच्छा मिलना। बिल्कुल रीइंफोर्समेंट का मतलब ये मत समझना कि अच्छा मिल रहा है, टॉफी मिल रही है तो दिस इज अ रीइंफोर्समेंट। नहीं, रीइंफोर्समेंट इज एनीथिंग। जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में बात कर रहे हैं तब की बात बोल रही हूँ। रीइंफोर्समेंट ऐसी चीज है जो किसी भी बिहेवियर के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है, यानी कि वो बिहेवियर फिर से फ्यूचर में होगा उसके चांसेस को बढ़ाती है। दिस इज अ रीइंफोर्सर। ठीक है, नाउ रीइंफोर्समेंट का बिल्कुल उल्टा होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? जैसे रीइंफोर्समेंट किसी भी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, वैसे ही पनिशमेंट किसी भी बिहेवियर के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को कम करता है, यानी कि वो बिहेवियर फिर से नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में होगा उसके चांसेस को कम करता है। दिस इज नोन एज पनिशमेंट। ठीक है, सो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में, पनिशमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मार देना, और रीइंफोर्समेंट का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि चॉकलेट दे देना। रीइंफोर्समेंट सिर्फ एक बिहेवियर के अकरेंस के चांसेस को बढ़ाता है, और पनिशमेंट किसी भी बिहेवियर के चांसेस को कम करता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो रीइंफोर्समेंट हो या पनिशमेंट हो, दोनों ही या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छी चीज देना, और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि बुरी चीज देना, कि थप्पड़ मार देना। नो, पॉजिटिव का मतलब है कोई चीज देना। एडिंग एनीथिंग इज पॉजिटिव। नेगेटिव इज टेकिंग समथिंग अवे। कुछ ले लेना इज नेगेटिव। तो ऐसे हमारे पास चार चीजें हो जाती हैं: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? टू गिव समथिंग टू द पर्सन सो एज टू इंक्रीज अ बिहेवियर, यानी कि कोई चीज देना जिससे उसका बिहेवियर बढ़े। जैसे कि आपने चॉकलेट दी सो दैट बच्चे का बिहेवियर, बच्चा वो बिहेवियर, होमवर्क करने का बिहेवियर फिर से करे। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होगा? कि कोई अनडिजायरेबल चीज, ऐसी चीज जो बच्चे को पसंद नहीं है, वो आप हटा रहे हो। वो हटाने से मतलब बच्चे ने अच्छा काम किया है, बच्चे ने एक बिहेवियर किया है, अच्छा बिहेवियर किया है, आप चाहते हो फिर से करे। तो फिर से कराने के लिए आप क्या कर रहे हो? जो चीज उसे पसंद नहीं है आप वो हटा रहे हो। जैसे कि मान लो बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है, बच्चे ने होमवर्क किया, तो आपने क्या बोला कि ठीक है आज तुमने अच्छे से होमवर्क किया है, आज कोई जरूरत नहीं है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की, छोड़, कोई बात नहीं। सो यू टुक अवे समथिंग that is undesirable for the person so that he does the behavior, he does the desirable behavior again in the future. This is known as negative reinforcement. Now positive punishment is adding something. Positive मतलब add करना. So positive punishment is adding something so that the behavior doesn't happen in the future. मान लो बच्चे ने शैतानी करी, आपने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा मतलब कुछ दिया है, कुछ ऐड किया है। ठीक है, तो बच्चा अगली बार वो बिहेवियर नहीं करेगा। या फिर आपने बोल दिया कि तुमने आज ये शैतानी करी, आज तुम्हें खाने में करेला खाना पड़ेगा। ठीक है, सो आपने कुछ ऐड किया है, यू हैव गिवन समथिंग दैट द पर्सन डजंट लाइक। जो हमें नहीं पसंद है, जो बच्चे को नहीं पसंद है, आप उसे वो दे रहे हो सो दैट वो ये वाला बिहेवियर फिर से ना करे। दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगा? जो चीज बच्चे के पास ऑलरेडी है और उसे पसंद है वो ले लेना। नेगेटिव का मतलब क्या है? टू टेक अवे समथिंग। ठीक है, सो बच्चे के पास जो चीज है और उसे पसंद है वो ले लेना सो दैट वो ये बिहेवियर फिर से ना करे।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बच्चे ने कोई शैतानी करी है तो आप उसका फेवरेट टॉय उसके पास से ले सकते हो, या अगर वो अपने पास पिगी बैंक रखता है तो आप उसका पिगी बैंक उससे ले सकते हो, या उसके पिगी बैंक में जो पैसे जमा है उसमें से 10 रुपए आपने ले लिए कि दिस इज योर पनिशमेंट, जो तुम्हारे पास था वो हटा दिया गया, ठीक है। या अगर उसका प्ले टाइम है तो आपने उसका प्ले टाइम कम कर दिया, 2 घंटे की जगह आपने उसे बोला कि आज सिर्फ आधे घंटे खेलने को ही मिलेगा, आपने 1.5 आवर उसके प्ले टाइम में से ले लिया। सो टेकिंग अवे समथिंग इज negative, and taking away something so that the person doesn't do the behavior in the future is negative punishment. चारों चीजें क्लियर हो गई, इनमें कंफ्यूज मत होना। मैंने मास्टर्स के लेवल पे भी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में डिफरेंस नहीं पता होता है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क। नेक्स्ट जब क्लास होगी, आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है। हमारे पास 4 चीजें हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सबके 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। टोटल 12 एग्जाम्पल्स मुझे चाहिए। यू कैन सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप इन द ग्रुप, या फिर नेक्स्ट क्लास में क्लास स्टार्ट होने से पहले वी कैन डिस्कस इट। इट इज अप टू यू, बट आई वॉन्ट कि आज जितने लोग क्लास में हैं एटलीस्ट उन सबका मेरे पास रिस्पॉन्स आए। दिस मीन्स दिव्या, सलोनी एंड हमजा, आप 3 लोगों से मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, कंफ्यूजन्स? नो मैम। ऑल राइट देन, क्लास में यहीं खत्म कर रही हूँ, एंड वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।